मैंने भारत सरकार से एक चीज तो सीखी कि असली तैयारी का मतलब ये होता है ना कि आपके दुश्मन को लगे ना कि आप तैयारी कर रहे हो, लेकिन आप अंदर ही अंदर तैयारी करके बैठे हो। अभी भारत पाकिस्तान सहित पूरे विश्व को मैसेज दे रहा था कि हम 7 मई को मॉक ड्रिल करेंगे, लेकिन एक दिन पहले 6 मई के रात को ही पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला कर दिए। और ये आतंकी ठिकाने जनरली लश्कर ए तौबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल के आतंकी ठिकाने थे। और इसके लिए 24 मिसाइल दागे जो राफेल के मिसाइल थे, और अभी तक वीडियो बनने तक लगभग 900 लोगों के मारे जाने की खबर है, और सब के सब आतंकी है। और इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर ऑपरेशन दिया गया, ऑपरेशन सिंदूर दिया गया। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि किसी भी महिला का जो पति होता है ना, उसके मांग का सिंदूर होता है। और एक कायर आतंकवादी 22 अप्रैल को पर्यटन के रूप में घूमने गए लोगों की हत्या की, और उनकी पत्नी के सामने ही उनको गोली मार दिया। और किसी पत्नी के लिए उसका पति सब कुछ होता है, और जब वो पत्नी रोती बिलखती बोली कि मुझे भी मार दो, मैं जी के क्या करूंगी, तो वो आतंकवादी उन महिलाओं के साथ ठिठोली कर रहे थे। बोलते हैं कि तुझे नहीं मारूंगा, तू मोदी को जाकर बता। अब देखो मोदी को बता दिया गया, और मोदी क्या किया तुम लोग देख लो। दोस्तों आप लोग को मैं इस वीडियो में सबसे पहले बताऊंगा कि अभी ये 9 ठिकानों में से कौन से प्रमुख ठिकाने थे, और इन ठिकानों को टारगेट बनाने से भारत को कितना बड़ा जीत मिला है। और उसके बाद में आपको यह भी बात बताऊंगा कि बौखलाया हुआ पाकिस्तान रिटर्न में क्या क्या कर सकता है, और उसको इसके बाद क्या क्या हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। ये सब चीज इस वीडियो में बनाऊंगा, बस आप वीडियो में बने रहिए। दोस्तों जो टारगेट किए हुए जो 9 कैंप है ना, उनमें सबसे महत्वपूर्ण कैंप और मेन टारगेट वाला कैंप सवाई था। ये पीओके के पास तंगधार एक सेक्टर है, उससे 30 किलोमीटर दूर स्थित लश्कर ए तोयबा का क्या है कैंप है। और इसी कैंप में ना 22 अप्रैल को जो हमला हुआ था ना पहलगाम में, पूरी की पूरी प्लानिंग इसी कैंप में बैठकर की गई थी, और इसमें ही आतंकी अच्छे खासे छिपे थे। और अब ये ढेर हो चुका है, और उसके लगभग पूरे आतंकी मारे जा चुके हैं उस वक्त जो वहां मौजूद थे। दोस्तों अगला टारगेट है मुरीद के। मुरीद के इतना इंपॉर्टेंट टारगेट था कि अब जब इसके बारे में जानेंगे तो आप कहेंगे कि इससे भारत को कितनी बड़ी सफलता मिली है। दोस्तों मुरीद के सांबा से 30 किलोमीटर दूर स्थित है, और यहाँ पर भी लश्कर ए तोयबा का कैंप है। और दोस्तों आप लोग को याद होगा 2008 का मुंबई का आतंकी हमला, उसमें जो कसाब पकड़ा गया था, तो वो पूरी की पूरी साजिश यही रची गई थी, और वो पहले आतंकी सब यही पूरा सेटिंग करके गए थे। तो मुरीद के हमले से ये बात साबित है कि मोदी जी और भारत सरकार केवल और केवल अभी पहलगाम का ही बदला नहीं ले रहे हैं, 17 साल पुराने जो भारत के साथ जो हुआ था उसका भी हिसाब किताब एक साथ चुकता कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आतंकियों को यह साफ साफ मैसेज मिलेगा कि आप आतंक करके अगर एक दिन बच गए, कहीं छिप छिपा के 1 साल बच गए, 2 साल बच गए, काम नहीं चलेगा। 17 साल बाद भी आपकी खबर ली जाएगी और आपकी हिसाब किया जाएगा। अब अगर अगले प्रमुख टारगेट की बात करेंगे तो वो है बहावलपुर। बहावलपुर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है और मेन हेडक्वार्टर है, और इसको तबाह होने से जैश ए मोहम्मद की हालत अच्छे से खराब हो गई है। अब अगर अगला प्रमुख टारगेट की बात की जाए तो है महमूना। महमूना सियालकोट के पास स्थित है, और ये इंटरनेशनल बॉर्डर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब दोस्तों हम लोग ये तो देख लिए कि भारत क्या किया, ये 9 ठिकाने प्रमुख ठिकाने थे। अब उसके बाद में पाकिस्तान क्या बैकफायर करेगा, पाकिस्तान क्या जवाब देगा, इसको देखने के लिए सबसे पहले पाकिस्तान के कुछ हालात को आप समझ लीजिए। उसके बाद आप आसानी से निष्कर्ष निकाल पाएंगे कि पाकिस्तान कितना भारत पर हमला कर सकता है। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि पाकिस्तान की पूर्वी सीमा पर भारत की सीमा लगती है, और पाकिस्तान के 4 राज्य हैं, एक है सिंध है, एक है पंजाब, और एक बलूचिस्तान, और एक खैबर पख्तूनख्वा, और एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है इस्लामाबाद, जो उसकी राजधानी क्षेत्र भी है। अब दोस्तों पाकिस्तान का जो 2 राज्य है बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, ये दोनों का दोनों जब से पाकिस्तान 1947 में अपने में शामिल किया है इसको, तब से लेकर आज तक बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा दोनों के दोनों का ये मानना है, वहां के नागरिकों का स्पष्ट मानना है कि हमें गलत तरीके से पाकिस्तान में शामिल किया गया, हमें आजाद रहना था। और तब से लेकर पाकिस्तान से टनाटनी चल रही है, और लगभग 2000 मतलब सन 2000 में बलूच लिबरेशन आर्मी की स्थापना बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए की गई, और ये लड़ाके हमेशा पाकिस्तान से आज़ाद होने के लिए पाकिस्तान पर हमला करते रहते हैं। अभी हाल ही में आप सुने होंगे कि पाकिस्तान के जाफर एक्सप्रेस को बलूच लिबरेशन आर्मियों ने हाईजैक कर लिया था, और इसके बाद पाकिस्तान को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी हाईजैक से निकालने के लिए ट्रेन को। और बता दूं उस ट्रेन में सेना ज़्यादा थे। अब उसके बाद में अब 22 अप्रैल का हमला हुआ।
अब 22 अप्रैल का जो हमला हुआ ना, अब उसके बाद मोदी जी ने बिहार के मधुबनी से कहा पाकिस्तान को कि हम आपको वो सजा देंगे ना जो कभी सोचे भी तुम लोग नहीं होगे, जितना तुम लोग कड़ा सोचोगे उससे भी ज्यादा खतरनाक सजा देंगे। अब पाकिस्तान के जो सेना के जनरल हैं मुनीर अब एकदम से घबरा गए हैं, और इस तरीके से घबराया हुआ है वो कि मोदी सरकार के विरोध में कुछ बोल भी नहीं सकता। उसको पता है कि कुछ भी बोलने का मतलब परिणाम बहुत घातक होगा, माहौल अब उधर गर्म है। अब वो जनता के सामने अब वो बुज़दिल भी नहीं बनना चाहते, कुछ तो बोलेगा, तो उनको बलि का बकरा दिखा बलूच लिबरेशन आर्मी। अब उसके बाद उन्होंने बयान क्या दिया कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के माथे का झूमर है और 1500 बंदे आएंगे, क्या लेकर चल जाएंगे, हम ऐसा सजा देंगे ना जो 10 नस्लें याद रखेंगे। आप ध्यान दीजिए, मोदी जी पाकिस्तान को धमकी दिए मुनीर को, और मुनीर धमकी दे रहा है अपने देश के लड़ाकों को ऐसे समय में। अब इसके बाद में बलूचिस्तान की तरफ से भी शांति नहीं रहा। बलूचिस्तान के जो नेता हैं अख्तर मेंगल, उन्होंने ये बात कहा कि अरे मुनीर साहब आप क्या बात करते हैं, 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का लड़ाई हुआ था उस वक्त 90,000 आपके सैनिकों को कैद कर लिया था भारत सरकार ने, और वो युद्ध बंदी हो गए थे, आपके सैनिक सीधे सरेंडर कर दिए थे। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि अख्तर मेंगल जो बात बताए उनमें और जोड़ना चाहता हूँ, 90,000 नहीं मैं बता रहा हूँ 93,000 सैनिक आत्मसमर्पण किए थे। वो तो इंदिरा गांधी की दरिया दिली थी पाकिस्तान के प्रति कि उन सैनिकों को छोड़ दिया। अब इससे ये बात समझ लीजिए कि पाकिस्तान में ही बलूचिस्तान राज्य और पाकिस्तान के बीच में कितना टनाटनी है, और बलूचिस्तान राज्य पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर स्थित है। अब पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान का एक ही बलूचिस्तान ही नहीं है, एक और राज्य खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा जो है वो अपने आप को अफगानी मानते हैं, और ये मानते ही नहीं कि हम पाकिस्तानी हैं। इसीलिए अफगानिस्तान का जब तालिबान की तरफ से भारत का सपोर्ट किया गया इस हमले को लेकर, तो खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो अपने आप को पख्तूनख्वा कहते हैं, तो उनका ये कहना था कि अगर भारत हमला पाकिस्तान पर करता है तो हम सभी पख्तून मिलके भारत के सेना की तरफ से पाकिस्तान के विरोध में लड़ेंगे। अब देखिए, पाकिस्तान का एक पूर्वी सीमा पर भारत है और पश्चिमी सीमा पर उसके 2 राज्य, और दोनों राज्य कोई छोटे राज्य नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूं, पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान राज्य है वो 44% लगभग है, और खैबर पख्तूनख्वा 12% है। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे ना तो पाकिस्तान का 66% मतलब आधा से बहुत ज्यादा भाग है। और ये दोनों भाग के लोग, अगर भारत का अगर हमला हुआ तो ये दोनों आजाद होना चाहते हैं और पाकिस्तान पर पश्चिम तरफ से हमला करेंगे, एकदम श्योर है, क्योंकि इनको आजादी चाहिए। पाकिस्तान कमजोर हुआ मतलब अपने आप को अलग करेंगे। अब पाकिस्तान को ये बात पता है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान अलग हो गए तो मेरा 66% भाग अलग हो जाएगा, और अलग हो जाएंगे उन लोग बहुत ज्यादा उग्र है, फिदायीन लड़ाके उनके पास। अब आपको एक चीज और बता दूं, ये तो केवल मैं एरिया के हिसाब से 66% बताया। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान राज्य अगर इकोनॉमिकल तरीके से देखा जाए, कोयला, खनिज, गैस, तांबा, लगभग 80% तक जो उनके इकोनॉमी का मेन जो स्रोत है ना, यही दोनों राज्य हैं, वो भी चल जाएगा। तो पाकिस्तान ऐसे समय में भारत से हमला नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता है कि उधर से वो भी मेरे कमजोरी का लाभ उठाकर हमला करेंगे। यहां पर पाकिस्तान की स्थिति बहुत गंदी है, वो भारत पर कोई भी उग्र हमला नहीं करेगा। अभी तक तो दोस्तों पाकिस्तान का 1-2 विद्रोही राज्य के बारे में बता रहा था। पाकिस्तान का अब 2 बचे राज्य जो पाकिस्तान जिस पर मतलब सोचता है कि मेरा स्टेबल है। अब पाकिस्तान की खुद राजधानी क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश इस्लामाबाद की बात करते हैं। दोस्तों इस्लामाबाद का एकदम मशहूर मस्जिद लाल मस्जिद है। उनके जो मौलवी हैं अब्दुल अजीज गाजी, उन्होंने ये बात मस्जिद से कहा, अनाउंस किया कि जो पाकिस्तान और भारत का लड़ाई है ना, वो धर्म युद्ध नहीं है, धर्म युद्ध नहीं है, और इसमें आम नागरिक को पाकिस्तानियों की सेना की तरफ से नहीं जाना चाहिए, लड़ने दो उन्हें। अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि भी पाकिस्तानी जितने भी सेना के हैं और जितने भी नेतागण हैं बड़े बड़े, वो सब के सब अपने परिवार के लोगों को विदेश भेज दिए। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि पाकिस्तान में दोहरी नागरिकता व्यवस्था है, पाकिस्तान का भी नागरिकता ले सकते हैं और अलग देश का भी नागरिकता ले सकते हैं। तो अब वहां की जो आम जनता के दिमाग में आक्रोश है कि तुम तो लड़ाई के समय अपने परिवार को बाहर भेज दिए, अब आराम से वो लड़ेंगे, और अगर लड़ाई हुआ तुम तो उकसा दिए भारत को,
अब अगर भारत हम पर हमला करेगा, पाकिस्तान पर, तो मारे तो आम आदमी जाएंगे, हमारी बीवी विधवा होगी, हमारे बच्चे यतीम होंगे। और उसके बाद में तुम जब आओगे तो तुम तो घोटाला करके पैसा भी रखे हो, अब उसके बाद आओगे, दुकान फैक्ट्रियां चालू करोगे, और उसके बाद हमारे बच्चे के पास खाने का पैसा नहीं रहेगा तो औने पौने दांत में अपने जूते साफ करवाओगे। तो इस तरीके से पाकिस्तान की जो जनता है ना, वो भी पाकिस्तान सरकार के विरोध में खड़ी है, नहीं उनको यकीन है, इसीलिए वहां पर सब कुछ अफरा तफरी मची है। और यही नहीं, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खकान अब्बासी जो बलूचिस्तान गए थे, क्वेटा में रुके, वो बोलते हैं कि क्वेटा में रुकने के बाद में ऐसी हालात है ना कि क्वेटा का कुछ नहीं हो सकता, कभी भी क्वेटा में कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से देखा जाए दोस्तों तो पाकिस्तान बहुत खराब स्थिति में है, कमजोर स्थिति में है, और ऐसे स्थिति में वो हमला करने की गुस्ताखी नहीं करेगा। अब पाकिस्तान अपने बचाव का आखिरी तीर चलाने गया यूएनओ में, जहां इसने बताया कि भारत परेशान कर रहा है, लेकिन वहां भी भारत के जो वकील हैं भारत की तरफ से धर लपके कि उन्होंने परमाणु हमले की धमकी दी है, और पूरे विश्व में परमाणु हमले की धमकी देना एक बहुत ही बड़ा अपराध है। क्योंकि दोस्तों रूस भी अभी तक परमाणु हमले की बात नहीं किया, और नहीं इजराइल हमास की लड़ाई में बात किया। तो इस तरीके से दोस्तों देखा जाए तो पाकिस्तान कमजोर अवस्था में, बहुत कमजोर अवस्था में है। ऐसी अवस्था में वो भारत से युद्ध करने की गलती नहीं करेगा, वो कुछ न कुछ ऐसे रास्ते की तलाश में है कि भारत से जो करना है कर लो भैया, अब जो हो गया तो हो गया, कुछ मतलब करो, मतलब आतंकवादियों को सौंप के या कुछ करके बीच का रास्ता निकालने की पाकिस्तान कोशिश करेगा। तो दोस्तों आपको मेरा एनालिसिस कैसा लगा, विश्लेषण कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।